हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल लेसन कॉमर्स एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने रिसर्च के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में भी हम रिसर्च के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले आप वो 50 क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपका सैम्पलिंग से है। विच वन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड इज प्रोबेबिलिटी। तो आपके दो टाइप के सैम्पलिंग के तरीके होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको पता है कि हम रैंडमली कोई भी सैंपल सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपके पास सामने 100 लोग बैठे हुए थे, रैंडमली आपने किसी एक को उठा लिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हम अपने जजमेंट के हिसाब से, अपने ओपिनियन के हिसाब से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका दूसरा नाम रैंडम भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल रैंडम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, जिसके अंदर आपको पूछा हुआ है इज ए टूल ऑफ डेटा कलेक्ट। डेटा कलेक्ट करने का कौन सा टूल इनमें से है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डेटा कलेक्ट करने के दो टूल होते हैं आपके, क्वेश्चनेयर, शेड्यूल, या बाकी भी हो सकते हैं इंटरव्यू वगैरह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेड्यूल। और शेड्यूल और इंटरव्यू के बारे में मैंने अच्छे से आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैंपल ऑफ प्राइमरी डेटा। देखो टेक्निकली अगर देखें तो ये क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शन है वो सभी सेकेंडरी डेटा के ऑप्शन है। बुक भी सेकेंडरी डेटा होती है, जर्नल भी, न्यूज़पेपर भी और जनगणना रिपोर्ट भी। क्योंकि आपको पता है डेटा की दो क्लासिफिकेशन होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर रिसर्चर फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करता है अपनी रिसर्च के पर्पज के लिए, लेकिन सेकेंडरी में वो ऑलरेडी पब्लिश डेटा को अपनी रिसर्च के लिए यूज कर लेता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चारों ही ऑप्शन सेकेंडरी डेटा के आपके हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, ऑब्जेक्टिव इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं। तो जब आप कोई प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हो या कोई प्रॉब्लम ढूंढते हो तो आप उसका क्या करना चाहते हो, आंसर करना चाहते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, इज ए सिंपल क्वेश्चनेयर विदाउट एनी सेगमेंटेशन और सब डिवीजन। आपका सिंपल क्वेश्चनेयर जिसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चनेयर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। स्ट्रक्चर का मतलब आपका संरचित, जिसमें हर चीज स्टेटिक है, या इसके अंदर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन का यूज भी करते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन मतलब जिनके कुछ आंसर, मतलब आंसर स्पेसिफिक है, हाँ या ना, या कुछ चार ऑप्शन है उन्हीं में आपको आंसर देना है, आप अपना ओपिनियन उसके अंदर नहीं रख सकते। जैसे आपके पेपर ही है, ये किसका आपका एग्जाम्पल है, क्लोज एंडेड का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि चार ऑप्शन आपके सामने, आपको इन्हीं में से ही चुनना पड़ेगा। बाकी जब आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ठीक है, तो वो किसका आपके एग्जाम्पल होते हैं, वो आपके एग्जाम्पल होते हैं ओपन एंडेड के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, इफ इन द क्वेश्चनेयर देयर आर मैनी सबसेक्शन। अगर किसी क्वेश्चनेयर में कई सारे सबसेक्शन हैं और कई सारे आपके डिवीजन है, तो ऐसे क्वेश्चनेयर को क्या बोलोगे। देखो क्लोज एंडेड तो फिक्स ही होता है, तो ऐसे क्वेश्चनेयर को हम बोलेंगे ओपन एंडेड। दो टाइप का आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। अभी मैंने आपको समझा दिया। अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी पसंद, आपको क्या क्या पसंद है, आपको कहाँ कहाँ घूमना पसंद है, तो ये कैसा हो क्वेश्चन है, ओपन एंडेड, क्योंकि आप कई सारी चीज़ें बता सकते हो मुझे। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ये काम करना है, हाँ या नहीं, ना में जवाब दो। अगर आप हाँ या ना, तो आपके पास चॉइस नहीं है, तो आप हाँ में टिक कर सकते हो या नहीं में आप टिक कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 क्वेश्चन आपका सैम्पलिंग से ही क्वेश्चन है। पूछा हुआ है कि सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट। किस में बांट दिया जाता है, पॉपुलेशन को सेगमेंट में बांट दिया जाता है, बेस्ड ऑन इनकम और ऑक्यूपेशन, उनकी इनकम और ऑक्यूपेशन के हिसाब से। तो अगर आपने सैम्पलिंग के टाइप पढ़े हैं तो दो टाइप की सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। और आपका प्रोबेबिलिटी के अंदर ही एक टाइप आता है स्ट्रेटिफाइड, उसमें हम अपनी पॉपुलेशन को ग्रुप के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेटिफाइड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58, एक हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ाया था कि हाइपोथेसिस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59,
इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। देखो आपके दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कौन से दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं? नल एंड अल्टरनेटिव। नल, अगर उस प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि हम सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब अगर इन शॉर्ट में समझाऊँ तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या है? सिग्निफिकेंस लेवल आपकी प्रोबेबिलिटी है एक सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 60, द कॉन्फिडेंस विद विच ए नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। वो उस कॉन्फिडेंस को क्या कहते हैं जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि एक नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंस लेवल। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है सिग्निफिकेंस लेवल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, ए टेस्टेटिव प्रोपोजिशन। एक ऐसी प्रोपोजिशन, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको टेस्ट किया जा सकता है। तो आपको पता है कि रिसर्च के अंदर हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, अलग अलग टेस्ट लगा के, वैल्यू को कंपेयर करके, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है कि किसी को क्वेश्चनेयर सेंड करना, सेंडिंग क्वेश्चनेयर्स, और फिर उससे मेल के थ्रू रिस्पॉन्ड मंगाना। रिस्पॉन्ड का मतलब है कि जो भी इसके आंसर है वो मेल के थ्रू मंगाना। तो ये कौन से रिसर्च में आपका होगा? ये आपका होगा मेल सर्वे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको पूछा गया है कि असाइनिंग नंबर्स और सिंबल्स टू द कैटेगरी और रिस्पॉन्स इज कोल्ड। देखो सिंपल है, मैं आपको क्वेश्चन पहले समझा देती हूँ कि आपके पास कुछ डेटा है, आप उसको नंबर और सिंबल असाइन कर रहे हो, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? देखो सिंपल सी बात है, हम अपने डेटा को इजी लैंग्वेज में लेके आने के लिए या शॉर्ट में लेके आने के लिए कई बार कुछ नंबर और सिंबल्स का यूज कर लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोडिंग। कोडिंग आप सभी समझते हो ना, कुछ भी नंबर या सिंबल असाइन कर देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, द फाइनल स्टेज ऑफ सर्वे इज। सर्वे की फाइनल स्टेज क्या है? सिंपल सी बात है, रिपोर्टिंग, और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65, इन ए ऑब्जर्वेशन रिसर्चर इज ए पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो रिसर्चर कौन होता है? रिसर्चर आपका वो पर्सन होता है जो आपकी रिसर्च को करता है। रिसर्च को करने वाला क्या कहलाता है? रिसर्चर। अब ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है? किसी को नोटिस करना, ऑब्जर्व करना। अब रिसर्चर ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक क्रिकेट मैच हो रहा है और हम उसके बारे में कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो हम खुद खेल रहे हैं टीम के अंदर, तो ऐसे रिसर्च को क्या बोलेंगे? अब नॉन पार्टिसिपेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप तो पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ऐसे रिसर्च को बोलेंगे हम पार्टिसिपेंट। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चनेयर इज ए। क्वेश्चनेयर क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्वेश्चनेयर के थ्रू हम क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं। क्या कलेक्ट करते हैं? डेटा कलेक्ट। तो यहाँ पे गलत हुई है स्पेलिंग, यहाँ पे टूल आएगा, टूल फॉर डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रह के लिए एक उपकरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 क्वेश्चन आपका एरर से रिलेटेड है। पूछा हुआ है इफ द H0 इज ट्रू एंड वी रिजेक्ट इट इज कोल्ड। आपका जो नल हाइपोथेसिस है, देखो कल मैंने आपको जो 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उनके अंदर मैंने आपको नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ाया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे H0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? नल हाइपोथेसिस। तो ये कह रहा है कि H0 इज ट्रू एंड वी रिजेक्ट इट इज कोल्ड। अगर H0 ट्रू है और फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये गलती है, और ये कौन सी गलती है? टाइप 1 एरर, कि हमने अपने टाइप 1 एरर कर दिया अगर हमने सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। जो क्वेश्चन नंबर 68 है वो आपका रेफरेंसिंग स्टाइल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखो रेफरेंस के बारे में आप सभी जानते होंगे कि रिसर्च पेपर के लास्ट में एक पेपर लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पेपर। रेफरेंस पेपर उसको हम बोलते हैं, या मान लो बिब्लियोग्राफी भी कई बार बोल देते हैं। तो उसके कुछ स्टाइल होते हैं, वो मतलब आप रेफरेंस किस तरीके से लिखने हैं, उन लिखने के तरीकों को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंसिंग स्टाइल।
तो MLA भी उसका स्टाइल होता है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। APA भी उसी के अंदर आता है, CMS भी उसी के अंदर आता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। एग्जाम के अंदर आपको इन सभी की फुल फॉर्म पढ़ के जानी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, द प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क ऑफ अनदर पर्सन। अनदर पर्सन मतलब किसी दूसरे के काम का आप यूज कर रहे हो और वो भी उसको एक्नॉलेज किए बिना, मतलब उसका नाम भी कहीं नहीं दिया और उसके काम का यूज भी कर लिया। तो इसे आप क्या बोलोगे? सिंपल सी बात है, साहित्य की चोरी ही आप इसको बोलोगे, प्लेगरिज्म आप इसको बोलोगे। साहित्य की चोरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेगरिज्म। क्योंकि अगर हमने किसी का काम लिया है तो हम उसका नाम अपनी रिसर्च के अंदर दे दें कि इस पर्सन का काम हमने यूज किया है तो उसको चोरी नहीं कहेंगे। लेकिन हम किसी को अगर बिना साइट किए हुए, बिना उसका नाम दिए हुए उसका काम यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? साहित्य की चोरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। तो इसके अंदर पूछा हुआ है इज ए रेफरेंस टू पब्लिश अनपब्लिश सोर्स। मतलब कोई भी पब्लिश सोर्स हो या अनपब्लिश सोर्स हो, अगर हमने उससे डेटा लिया है तो हम उसका रेफरेंस देंगे। ये क्या कहलाता है? देखो ये वर्ड आपको रिसर्च के अंदर क्या कहलाता है? साइटेशन। क्या कहलाता है? साइटेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाता है। साइटेशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी का डेटा उठा रहे हैं तो उसका नाम अपने रिसर्च के अंदर दे देना चाहिए। इसे ही हम क्या बोलते हैं? साइटेशन। ठीक है। और ये नाम हम कहाँ पर देते हैं? रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी के अंदर हम उनको एक्नॉलेज करते हैं या नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। रेफरेंस स्टाइल आपके जो है उसी की फुल फॉर्म पूछी हुई है। APA फुल फॉर्म इज, अभी हमने डिस्कस किया था APA की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सारे रेफरेंसिंग स्टाइल की फुल फॉर्म पढ़ के जानी है और साथ में ये भी पढ़ के जाना है कि किस स्टाइल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। मीन्स किस टाइप की रिसर्च में हम कौन सा रेफरेंसिंग स्टाइल यूज़ करते हैं, ये चीज़ें भी आपको पढ़कर एग्जाम के अंदर जानी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72। इज वन ऑफ द इफेक्टिव वे, मतलब प्लेगरिज्म को हटाने के लिए कौन सा तरीका है? प्लेगरिज्म को हटाने के लिए कौन सा तरीका है? तो अभी मैं बता रही थी कि अगर मान लो आप किसी की जो डेटा ले रहे हो और बिना नाम दिए ले रहे हो तो उसे क्या बोलोगे? प्लेगरिज्म। तो सिंपल सी बात है, आप उसको साइट कर सकते हो, उसका नाम रिसर्च के अंदर दे सकते हो, तो इससे आपका प्लेगरिज्म खत्म हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। द फ्लोइंग आर द वेज टू अवॉइड प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के कौन से तरीके हैं? तो अभी हमने देखा कि साइट तो प्लेगरिज्म को अवॉइड करने का तरीका है। कोटिंग, अगर कोटिंग का मतलब भी होता है कि अगर हमने किसी का डेटा लिया है, वर्ड टू वर्ड डेटा लिया है तो उसको कोट कर देना। रेफरेंसिंग तो खैर प्लेगरिज्म को अवॉइड करने का तरीका होता ही होता है। तो कौन सा इनके सिवाय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाता है गूगल। इसका आंसर हो जाता है गूगल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इज द क्लासिकल फॉर्म ऑफ रिसर्च। रिसर्च की क्लासिकल फॉर्म कौन सी है? तो क्लासिकल फॉर्म जो रिसर्च किया है वो आपकी एक्सपेरिमेंट रिसर्च। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। इसके अंदर पूछा हुआ है कि द फादर ऑफ रिसर्च ऑन टीचिंग। रिसर्च और टीचिंग के फादर कौन थे? तो NL गेगे बी इसका आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 76, जिसके अंदर आपको MLA की फुल फॉर्म पूछी हुई है। अब MLA एक रेफरेंसिंग स्टाइल होता है, एक साइटेशन स्टाइल होता है और जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, जो आपका ई बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ई बुक आप सभी समझते हो कि गूगल इंटरनेट के थ्रू अगर हम कोई बुक पढ़ सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ई बुक। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि ई बुक आर नॉर्मल टेक्स्ट बुक इन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। ये बिल्कुल सही है। ये पेपरलेस बुक भी होती है, पेपर का यूज भी इसके अंदर नहीं होता। सॉफ्ट कॉपी तो ये किसी बुक की होती ही होती है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। रेफरेंस शुड बी, रेफरेंस होने चाहिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। रिसर्च पेपर के एंड में रेफरेंस पेज लगता है। आपने खुद भी अगर कोई प्रोजेक्ट किया होगा तो आपने रेफरेंस पेज रिसर्च पेपर के एंड में ही रखा होगा। स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिशर, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79।
व्हाट इज बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या है, तो किसी दूसरे की बुक का नाम अपने रिसर्च के अंदर देना, उसका साइट करना है, क्या होता है, बिब्लियोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, परिणाम के आधार पर डेटा को क्लासिफाई करना क्या कहलाता है। सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल में हम टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासिफाई करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। क्वालिटेटिव में हम एट्रीब्यूट या गुण के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासिफाई करते हैं। तो मैग्नीट्यूड यानी क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग किस में क्लासिफाई किया जाता है, आपका क्वांटिटेटिव में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ वेरिएशन। देखो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कि वेरिएशन की मेजर के बारे में पूछा हुआ है, ये स्टैटिस्टिक्स का आपका क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी जो रिसर्च होती है उसमें आपकी एक यूनिट रहती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। अब जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो कई टाइप के टेस्ट यूज करते हैं, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, उसमें हम टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। तो इन सब टेस्ट में हम फॉर्मूले यूज करते हैं और उन फॉर्मूले में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन का यूज करना होता है। तो इसलिए आपको कुछ पोर्शन स्टैट से भी देखने को मिल सकता है। तो वेरिएशन की मेजर क्या होती है, देखो वेरिएशन आपका डिस्पर्जन के अंदर मेजर किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि बाकी जो मेजर आपको दी हुई है वो तो सब आपकी सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर है। किसकी मेजर है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा। तो जो आपकी वेरिएशन की मेजर होती है वो क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, द रेशो बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्व्ड रिजल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखो जो एक्सपेक्टेड होता है और ऑब्जर्व्ड होता है, इनके जो बीच का डिफरेंस हम मेजर करते हैं वो कौन से टेस्ट में मेजर करते हैं, वो करते हैं हम काई स्क्वायर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन है कि काई स्क्वायर टेस्ट किसने दिया, तो किसने दिया था, कार्ल पियर्सन। एग्जाम के अंदर आपको सारे टेस्ट के फीचर्स, कौन सा टेस्ट किसने दिया, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक जरूर से पढ़ के जाना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, द फंडामेंटल स्टैटिकल इंडिकेटर। फंडामेंटल स्टैटिकल इंडिकेटर क्या है, वैसे तो सभी फंडामेंटल है, लेकिन इसका आंसर आप मीन लगा सकते हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीन। नेक्स्ट आपका टेस्ट क्वेश्चन है कि टी टेस्ट इज, टी टेस्ट क्या है, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, या क्या टी टेस्ट है। तो जब आप टेस्ट पढ़ते हो तो आप दो टाइप के टेस्ट पढ़ते हो, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट आपके क्या होते हैं, पैरामेट्रिक। लेकिन आपका यू टेस्ट, एच टेस्ट और आपका काई स्क्वायर टेस्ट किसके अंदर आ जाते हैं, नॉन पैरामेट्रिक के अंदर आ जाते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट आपका पैरामेट्रिक भी हो सकता है और नॉन पैरामेट्रिक भी हो सकता है। तो टी टेस्ट किसके अंदर आता है, आपका पैरामेट्रिक के अंदर टी टेस्ट आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, द नेशन ऑफ थिक डिस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू। थिक डिस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, देखो थिक डिस्क्रिप्शन रिलेटेड है एथनोग्राफी से, क्योंकि इसके अंदर हम कल्चर वगैरह की स्टडी करते हैं और कल्चर की स्टडी किसके अंदर की जाती है, एथनोग्राफी रिसर्च। ये एक टाइप की आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है। एथनोग्राफिक रिसर्च किस टाइप की रिसर्च है, क्वालिटेटिव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 के अंदर आपसे पूछा गया है, इज द टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर्स विच इज सेगमेंटेड एंड डिजाइन। जो सेगमेंट या डिजाइन किया होता है डिफरेंट ग्रुप्स में और टाइटल्स में, किस टाइप का क्वेश्चनेयर्स आपका होता है। देखो जब एक क्वेश्चनेयर को कई कैटेगरी में बांट दिया जाता है, कई ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड। कौन सा क्वेश्चनेयर उसको हम बोल देते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च। रिसर्च को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, तो सबसे पहले आप करते हो फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। अगेन आपका सैम्पलिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। इन मेथड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स गेट अपॉर्चुनिटी बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। देखो, दो टाइप की आप सैम्पलिंग पढ़ते हो, इसका आंसर तो आपका प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको समझा देती हूँ, दो टाइप की हम सैम्पलिंग पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है रैंडम। रैंडम का मतलब है कि जैसे मान लो आपके सामने 100 लोग हैं तो सबको चांस है सैंपल में आने का, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आपका कि आप कुछ क्राइटेरिया, कुछ किसी बेस पर डेटा कलेक्ट करोगे, सैंपल को सिलेक्ट करोगे, तो उसमें सभी को चांस नहीं मिलता। तो जिसमें सबको चांस मिलता है, गेट्स अपॉर्चुनिटी बीइंग इंक्लूडेड, इक्वल अपॉर्चुनिटी ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो वो कौन सी सैम्पलिंग होती है? प्रोबेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। द फाइनल स्टेज इज ए सर्वे इज। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि सर्वे की फाइनल स्टेज क्या होती है। सर्वे की फाइनल स्टेज आपकी होती है रिपोर्टिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। ए रिजल्ट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। क्या रिजल्ट को कब सिग्निफिकेंट माना जाता है? देखो, जब आप हाइपोथेसिस बना लेते हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है कि अपना एनालिसिस करना और हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। तो हाइपोथेसिस को जब हम टेस्ट करते हैं तो हम कई सारे टेस्ट का यूज करते हैं। टेस्ट का यूज करने का मतलब है कि आप अपने डेटा के हिसाब से, उसके फीचर्स के हिसाब से, उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक किसी भी टेस्ट का यूज़ करते हैं और फिर उसकी वैल्यू को टेबल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर आपकी टेस्ट की वैल्यू टेबल वैल्यू से कम या उसके इक्वल आ रही है तो आप कह सकते हो कि जो आपके रिजल्ट हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द पी वैल्यू। पी वैल्यू का मतलब आपकी टेस्ट की वैल्यू इज लेस और इक्वल टू द सिग्निफिकेंस लेवल। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, इसके अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग की प्रोसेस पूछी हुई है। वन ऑफ द मेथड लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस। तो वैसे तो इसके अंदर इंडक्शन डिडक्शन दोनों ही आ जाते हैं, तो आप इनमें से डिडक्शन को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। यह आपका पहले भी रिपीट हो चुका है। सोशल साइंस डील्स विद। अब सोशल साइंस है तो किसके साथ डील करेगी? सोसाइटी यानी ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, एडवांटेज ऑफ क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर के क्या एडवांटेज है? इंस्पेक्शन तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। कंप्रेहेंसिव स्टडी भी कर सकते हैं और आपका डेटा भी ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव रहने का मतलब है कि उसके अंदर कोई बायस, कोई भेदभाव नहीं आता। तो ये सब आपके एडवांटेज हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। ये आपका रेशो स्केल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेशो स्केल मीन्स आपका मेजरमेंट स्केल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके 4 टाइप के मेजरमेंट स्केल मैंने आपको पढ़ाए थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो। देखो, सबके अपने अपने फीचर्स हैं और उनमें जो सबसे सिंपल था, सबसे पहले था नॉमिनल। क्योंकि नॉमिनल में क्या होता था, आपको सिर्फ डेटा को क्लासीफाई करना होता था अकॉर्डिंग टू कैटेगरी नेम। नॉमिनल मतलब नेम, जैसे मेल, फीमेल, बॉयज़, गर्ल्स। तो यहाँ पे भी यही पूछा है कि सबसे सिंपल फॉर्म कौन सी है मेजरमेंट की, तो सबसे सिंपल फॉर्म है आपकी नॉमिनल। ये सबसे पहला आपका स्केल होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जब हम स्टैटिक्स पढ़ते थे तो 2 टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस आपकी क्लासेज होती थी, जैसे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो यहाँ पे दोनों आंसर हो जाएंगे, बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। बुक पूछी हुई है कि हु रोट द बुक नेचर एंड टाइम्स ऑफ सोशियोलॉजिकल। तो इसका राइट आंसर है, ये बुक आपकी किसने लिखी थी? डेल ने लिखी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। पूछा हुआ है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या कहा जाता है? उसका दूसरा नाम क्या है? तो नल तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो उसका दूसरा नाम है रिसर्च हाइपोथेसिस। जब आप रिसर्च पढ़ते हैं तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है
कि रिसर्च के अंदर जो हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं वो होता है आपका नल हाइपोथेसिस। या आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं और उसी को आप टेस्ट करते हैं। लेकिन रिसर्च के अंदर जो आपका हाइपोथेसिस आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जिसको आप रिसर्च हाइपोथेसिस कहते भी हैं, वो आपका कौन सा हाइपोथेसिस होता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन ए रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी एंट्री? इनमें से कौन सा रेफरेंस लिस्ट या बिब्लियोग्राफी एंट्री में नीड नहीं होती? देखो, आपने भी कोई अगर प्रोजेक्ट अपने कॉलेज में किया होगा तो लास्ट में आपने एक रेफरेंस पेज ऐड किया होगा। अब रेफरेंस पेज पे आप नाम लिखते हो, बुक लिखते हो सकता है पब्लिकेशन का नाम भी लिखते हो, लेकिन कभी आपने फ़ोन नंबर तो नहीं लिखे होंगे। तो इसका सिंपल आंसर हो जाता है कॉल नंबर। किसकी ज़रूरत नहीं होती? नॉट रिक्वायर्ड, कॉल नंबर। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको आप गूगल कर सकते हैं। ये आपके रिसर्च के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और आपका इसी पैटर्न के ऊपर बीबीए और बीकॉम का या एमकॉम का रिसर्च का पेपर पूछा जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।